नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दीवानगी की हद तक का एपिसोड 10 देखेंगे, यानी 10 देखेंगे। पिछले एपिसोड में बंस अपने पापा के घर पे आया हुआ होता है और वह जस्ट मंडप के सामने बैठा होता है। शादी का माहौल होता है। शादी में क्या क्या होता है, किस किन लोगों से मिलता है, बंस की किससे बात होती है, क्यों वह नाराज़ होता है, हैप्पी का किससे एक्सीडेंट हो जाता है, कौन वो प्रेसिडेंट है जो हैप्पी से लव करने लगता है, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हुई हैं। आप लोग जा कर के देख सकते हैं। हम आज नेक्स्ट 10 एपिसोड पे बात करेंगे। वंश जो होता है वह चेयर पर बैठा हुआ है और उसी की साइड में राहत बैठी है। राहत को यह सब बहुत अजीब लग रहा है। वह वंश की ज़बरदस्ती की वजह से उसके साथ बैठा पड़ रहा है। वही वंश एक के ऊपर दूसरा पैर डाले आराम के साथ मंडप को देख रहा था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट मंडप के खड़े संयम और केविन दोनों को कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तब तक तेजपाल मंडप की ओर आ रहा था। सभी उसी की जगह पर खड़े हो जाते हैं सिवाय वंश और राहत के। वही तेजपाल जब वंश को देखता है तो एक गहरी सांस लेकर मंडप की ओर चला जाता है। वह मंडप में बैठे पंडित जी जैसे कह रहे थे वैसे वैसे कर रहा था, पर उसकी नज़र बार बार वंश की तरफ ही जा रही थी, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। वही वंश की मुस्कुराहट संयम और केविन के लिए छुपा नहीं पा रहे थे। दोनों ही उसे गौर से देख रहे थे। उन दोनों को जो कुछ सही नहीं लग रहा था उसकी मुस्कुराहट को देखकर केविन को सोचकर संयम के नज़दीक जाकर उसके कान में, भाई आपको नहीं लगता है यह छोटे की मुस्कुराहट कुछ सही नहीं है? मतलब बिना वजह मुस्कुरा रहा है। पक्का इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है और ऐसे क्यों लग रहा है कि वह बिल्कुल भी सही नहीं है। संयम भी वंश को देखते हुए अपना सर हाँ में हिलाकर, चाहे कुछ भी हो पर छोटे कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि यहाँ पर बड़े से बड़े बिजनेसमैन के साथ कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग भी हैं और ऊपर से अगर यह शादी में कुछ प्रॉब्लम हुई तो बहुत नाम बदनाम हो जाएगा हमारा। केविन मुस्कुराते हुए, आपको लगता है कि भाई छोटे को कभी भी महेश्वरी खानदान की इमेज की पड़ी थी? वह तो बेइज्जती कराने में कोई कसर नहीं रखता। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि छोटे अब भी कुछ ऐसा ही करने वाला है। आप देख रहे हो पापा के चेहरे पे कितनी परेशानी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी इसी बात का डर है। संयम तेजपाल को देखकर एक गहरी सांस लेते हुए रवि की तरफ कुछ इशारा कर लेता है तो रवि वहाँ से चला जाता है। और वही केविन उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए, भाई एक बात कहूँ, चाहे कुछ भी हो, आप चाहो हम दोनों से बड़े ही हो फिर भी, पर घर में सभी छोटे को ही डरते हैं। मतलब आप ही देखो, पापा को अगर किसी का डर है तो वह बस छोटे का। उनके चेहरे पर साफ साफ मुझे डर दिख रहा है। वैसे हमारी नई अम्मा आने वाली है तो पक्का छोटे के लिए कुछ स्पेशल करेगा। इस पर संयम कुछ नहीं कहता है। तभी सभी की नज़रें सीढ़ियों की तरफ जाती हैं, जहाँ पर एक लड़की घूंघट में अपना सर छुपाए हुए धीरे धीरे कदमों से नीचे की ओर आ रही है। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह 35 की शायद हो सकती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही खूबसूरती थी, पर खूबसूरती के पीछे उसका नकली भी चेहरा था। उसके चेहरे पर साफ साफ लालच और मक्कारी दिख रही थी, पर मेकअप की आड़ में बहुत कुछ छुपा चुका था। वही वंश उस लड़की की तरफ देखता है, पर जैसे ही वो उस लड़की की नज़र वंश पर चली जाती है तो उसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी साफ साफ दिख रही है। उसके पैर रुक जाते हैं। तभी साइड वाली लड़कियां उसे हिला देती हैं तो वह अपने सेंस में आकर अपना सर नीचे झुका करके डरी हुई मंडप की तरफ जा रही थी। उसने एक बार भी अपना सर ऊपर नहीं किया और उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर वंश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वही दूर खड़ा संयम यह नोटिस कर रहा था। उसका शक था अब पक्का होने वाला ही था और उसके चेहरे पर भी हल्की सी परेशानी दिख रही थी। वही वंश सिर्फ मुस्कुराया जा रहा था। मंडप को देखकर वह लड़की तेजपाल के साइड में आकर बैठ जाती है। दोनों की ही शादियों की विधियां शुरू हो जाती हैं, पर उस लड़की की नज़र बार बार वंश की तरफ जा रही थी। उसके चेहरे से साफ कर ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत है, पर यह तो वक्त पे ही पता चलेगा। वही देखते देखते शादी भी पूरी हो जाती है। शादी पूरी होने के बाद वंश अपनी जगह से खड़ा होकर जोर जोर से तालियां बजाने लगता है। उसके तालियों की आवाज़ सुनकर सभी ही तालियां बजाने लगते हैं और उसकी तालियां बजाने से उस लड़की के चेहरे पर डर दिखने लगता है।
जो मंडप में बैठी थी। उसके चेहरे पर पसीना देखकर तेजपाल उसकी तरफ देखकर, मोना क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, सब कुछ ठीक है? मोना अपना सर हाँ में हिलाते हुए एक गहरी सांस लेकर मुस्कुरा, कुछ नहीं, बस हमारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, यही सोचकर थोड़ी सी घबराहट महसूस हो रही है। इस पर तेजपाल मुस्कुराते हुए उसकी कमर पर हाथ रखकर उसके माथे को चूम लेता है। उन दोनों का प्यार भरा मोमेंट देखकर हमारे वंश कहाँ रास आने वाला था। तेजपाल खुश हो और यह वंश देखे या तो नहीं हो सकता था। तभी वंश स्टेज की तरफ बढ़ते हुए तेजपाल और मोना के सामने खड़ा हो जाता है। उससे देखकर पहले तो तेजपाल एक गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराते हुए, मुझे लगा नहीं था कि मेरा छोटा बेटा मेरी शादी में आएगा, बहुत खुशी हुई तुम्हें यहाँ पर देखकर। वंश तेजपाल की बात सुनकर मुस्कुराते हुए मोना की तरफ देखकर, आपकी यह खुशी कुछ वक्त के लिए है मिस्टर तेजपाल, चलो आपके लिए मैंने जो सरप्राइज़ बनाया है या तो आपको देना ही पड़ेगा, आखिर शादी में आया हूँ तो खाली हाथ कैसे आ सकता हूँ। कहते हुए वंश मोना की तरफ देखकर उसके पास जाकर मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखते हुए बड़े अजीब तरह से, वेलकम टू हेल कहते हुए वंश मुस्कुराकर स्टेज से नीचे की ओर चला जाता है। तभी एक प्रोजेक्ट स्क्रीन लगाई जाती है और कुछ ही देर बाद वहां पर अंधेरा हो जाता है और सारा लाइट का फोकस उस प्रोजेक्टर स्क्रीन की तरफ चला जाता है। वही चारों तरफ अंधेरा देखते हुए राहत डरी हुई आवाज़ में, अब क्या है, अब क्या होने वाला है यहाँ पर, और यह अंधेरा, कहीं लाइट तो नहीं चली गई ना। राहत खुद से ऐसे ही बातें कर ही रही थी कि वंश उसे पीछे से बाहों में भरकर अपनी गर्दन पर उसका चेहरा रखकर, लाइट तो नहीं गई है पर हाँ तुम्हारे लिए कुछ नया ज़रूर है, इसे देखना ज़रूर क्योंकि आगे जाकर तुम्हारे लिए कुछ काम आने वाला है। राहत वंश की बात सुनती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वह गौर से सामने वाले प्रोजेक्टर स्क्रीन पर देखने लगती है। देखते देखते हुए स्क्रीन पर कुछ आने लगता है तो सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उस स्क्रीन पर एक बड़ा सा बेडरूम दिखाया था और उस बेडरूम के सोफे पर मोना किसी लड़के के साथ बैठ रही थी। वो लड़का मोना के कमर पर हाथ रखकर उसके बालों को उसके कान के पीछे करके अपनी गर्दन पर किस करते हुए, मोना बेबी, तुम्हें नहीं लगता कि कल तुम्हारी शादी है और आज यह सब थक नहीं जाओगी। मोना उस लड़के के ऊपर बैठे हुए अपने दोनों पैरों को उस लड़के के दोनों साइड रखकर उसके चेहरे के बेहद नज़दीक कर, ओह शट अप बेबी, मुझे यह बिल्कुल नहीं सुनना है, वांट यू फक मी होल्डिंग नाइट। वह लड़का मोना की बात सुनकर इसके बालों को पकड़े हुए मुस्कुराते हुए, यू आर अ बिच। मोना उस लड़के के गर्दन पर बीट करते हुए, डोंट क्राई योर लिमिट बेबीज, और वैसे भी तुम यही नहीं चाहते हो। यह लड़का मोना को अपनी गोद में उठाते हुए बेड की ओर ले जाता है। मैं तो यही चाहता हूँ, पर कल तुम्हारी शादी है और तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से थकान से भर जाएगा, फिर तुम्हारी फर्स्ट नाइट तुम कैसे करोगी। मोना उस लड़के के बालों को अपनी मुट्ठियों में पकड़कर उसके चेहरे के बेहद नज़दीक जाकर, फक इट, और वैसे भी उसके अंदर इतनी एनर्जी तो बिल्कुल नहीं होगी कि अब मुझे सेटिस्फाइज कर सके, और हमारा रिश्ता क्या है या तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, तो बेहतर यही होगा कि तुम इतने अच्छे बनने का नाटक मेरे सामने नहीं करो। वो लड़का मोना की बात को सुनकर मुस्करा देता है और बेड पर मोना को सुला लेता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। लाइट बंद हो चुकी थी पर उन दोनों की आवाज़ें आ रही थीं, पर उन दोनों के कोई भी अश्लील वीडियो नहीं था। वहाँ अंधेरा जरूर था और उनकी आवाज़ें सुन रही थी, जिसका मतलब साफ था कि अंधेरे में क्या हो रहा होगा। वही संयम कब से उस वीडियो को बंद करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ तेजपाल तो गुस्से में मोना को देख रहा था और मोना का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था क्योंकि हर कोई उसे एक बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। मोना का बहुत शर्म के साथ डर भी महसूस हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वही राहत ने उस वक्त अपनी आंखें कस के बंद करके अपने कानों में उंगलियां डाली हुई थी। उसे यह आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, उसे गंदी वाली फीलिंग आ रही थी। वह वंश के सीने में अपना चेहरा छुपाए, प्लीज़ इसे बंद करो ना, यह कितनी घटिया साउंड कर रहा है, मुझे बहुत गंदी वाली फीलिंग आ रही है, इसे जल्दी से बंद कर दो।
कोई कैसे ये सब किसके सामने ला सकते हो? ऐसा कहती है। वंश राहत की बात पर उसके बालों को सहलाते हुए अजीब सी मुस्कुराहट लिए अपने चेहरे को नीचे करके उसके कान में, क्या माई कैंडी को गंदा लग रहा है? पर आगे जाकर यही तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगेगा। तब तक संयम वहाँ पर आ चुका था। वह वंश के साइड में खड़ा होकर उसकी तरफ देखकर, अब बस हो गया छोटे, बहुत हो गया तमाशा, अब यह सब बंद कर दे। यहाँ पर पॉलिटिक्स से लेकर के बिजनेसमैन भी हैं, थोड़ी सी तो इज्जत मेरी भी कर, पापा की न कर तो ठीक है, पर मेरे लिए यह सब बंद कर दे, ऐसा कहता है। वंश जो राहत से बात कर रहा था, संयम की बात पर बिना उसकी तरफ देखकर सामने स्क्रीन की तरफ देखते हुए, आपको नहीं लगता भाई यह देखने में कितना इंटरेस्टिंग है? मतलब सोचो ना, अपनी न्यू स्टेप माँ किसी और आदमी के साथ शादी से पहले ही कुछ इंटरेस्टिंग कर रही है। आपको यह देखकर कुछ अलग फीलिंग नहीं आ रही है? सच में आप इंसान ही नहीं हो। कहते हुए वंश जोर जोर से हंसने लगता है। वही वंश की बात को सुनकर संयम में गहरी सांस लेकर, छोटे यहाँ पर पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग हैं, कुछ तो इमेज का ख्याल रखो। मुझे पता है तुम्हारे और पापा के रिलेशन ठीक नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम महेश्वरी खानदान की बेइज्जती सारे आम करोगे। वंश संयम की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज़ में, सभी को पता होना चाहिए कि इस खानदान में एक नामर्द भी पैदा हुआ है, और जिस की आप बात कर रहे हो ना, वह तो सब से खराब है। मैं बहुत खुश हूँ उसे ऐसी वाइफ मिली। वैसे अभी अभी तो मैंने शुरू किया है और आप ख़त्म करने की बात कर रहे हो, यह तो बहुत बुरी बात है। पर चलो, आप मेरे भाई हो, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। कहते हुए वंश अपने मोबाइल में कुछ टाइम करके अपने मोबाइल को अपनी पॉकेट में डाल देता है। जैसे ही वह मोबाइल पॉकेट में डालता है, वैसे ही स्क्रीन बंद होकर लाइट ऑन हो जाती है और सभी की नज़र सिर्फ मोना की तरफ चली जाती है, जिसने अपना सर नीचे झुका रखा था। वही वंश राहत का हाथ पकड़कर अपने साथ स्टेज की तरफ ले जाते हुए मुस्कुराकर, कैंडी, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर जाने से पहले हमें गुड बाय करना ज़रूरी है ना, नहीं तो लोग बुरा मान जाएंगे, और मैं किसी को भी बुरा मानते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें पता है ना मैं कितना मासूम हूँ। कहते हुए वंश बड़ा मासूम सी शक्ल बना लेता है। राहत के सामने वही राहत एक गहरी सांस लेती है। वह क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था वंश को। तभी वही वंश स्टेज पर आकर अपने पॉकेट से छोटा सा गिफ्ट तेजपाल के हाथों में रखकर, मैं इतना भी बुरा बेटा नहीं हूँ आपका, यह आपके लिए मेरी तरफ से। वैसे आपके चेहरे पे मुझे यह खुशी नहीं दिख रही थी जो कुछ देर पहले थी, शायद चली गई होगी। कोई बात नहीं, ऐसी खुशी आती जाती रहती है आपकी ज़िंदगी में, पर मैं जब तक हूँ तब तक मैं वादा करता हूँ कि खुशी की जगह पर डर और तकलीफ़ देता ही रहूँगा। मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट है। कहते हुए मुस्कुराकर वंश राहत की कमर पर हाथ रखकर एक नज़र मोना को देखता है, फिर वहाँ से चला जाता है। वहीं उसके जाने के बाद धीरे धीरे करके सभी हॉल से निकलने लगते हैं। वही कार के अंदर वंश कार चला रहा था तो वही राहत सिर्फ उसे देख रही थी, वह मुंह बनाकर। वही मैं सोचूं, तुम ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? यह सारा प्लान तुम्हारा ही था ना? तुम्हें यह सब क्यों किया? कितने चालाक हो तुम। वंश मुस्कुराते हुए कार चलाकर, कैंडी, चालाकी ज़रूरी है, नहीं तो तुम जैसी मासूमियत कहाँ टिकती। यह सुनकर राहत अपनी आंखें छोटी करके, पर तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तुमने तुम्हारी फैमिली की इज्जत भरी महफिल में उछालती, थोड़ी सी तो शर्म करो, आखिर हो तुम, वो तुम्हारे हैं। तभी वंश एक्साइटमेंट कार रोककर ब्रेक लगा देता है, जिससे राहत आगे से पीछे की ओर चली जाती है और बड़ी आंखें करके वंश को देखने लगता है। वही वंश राहत की सीट बेल्ट को निकालकर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है, जिससे राहत और भी हैरान हो जाती है। तो वंश उसके बालों को अपने एक हाथ को पकड़कर उसे पीछे की ओर खींच देता है, जिससे राहत को हल्का सा दर्द होने लगता है। राहत अपने बालों पर हाथ रखकर दर्द भरी आवाज़, आह, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ लीव मी। क्या कर रहे हो तुम?
वंश उसके बालों पर से अपनी मुट्ठियों को हल्का करके उसके बालों को सहलाते हुए अपनी ठंडी आवाज़ में, कैंडी, कितनी बार कहा है कि बोलने से पहले यह देख लिया करो कि तुम किसके सामने बोल रही हो। और वैसे भी मैं जो भी करता हूँ वह मेरा खुद का डिसीजन होता है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी फैमिली में इतनी परवाह करनी चाहिए। अगर तुम्हें इतनी परवाह करनी है तो मेरी करो ना, मैं तो अकेला हूँ, मेरा तो कोई नहीं करता। वह यह कहकर वंश के चेहरे के बेहद नज़दीक चला जाता है, जिससे राहत अपनी आंखें बंद कर लेती है। डर से न जाने क्यों उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगती है जब भी वंश उसके नज़दीक होता है। वही राहत। दिल की धड़कने की आवाज़ सुनकर वंश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए उसके लोअर लिप्स को अपने लिप्स में रखकर उसे स्ट्रगल करने के बिट करके उसे अपनी सीट पर बैठा देता है। अच्छे से सीट बेल्ट लगाने के बाद कार फिर से स्टार्ट हो जाती है। वही उस समय राहत ने एक बार भी वंश को देखा नहीं था। वह बाहर की तरफ देख ही रही थी। उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह वंश को देखे। देर बाद तक दोनों बिल्डिंग के सामने खड़े हो जाते हैं। बिल्डिंग को राहत एक गहरी सांस लेकर देखती है। तभी उसके कानों में वंश की ठंडी आवाज़ जाती है, कैंडी, मैं आज 11 बजे आ जाऊँगा। यह सुनकर राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वंश की तरफ देखकर एक हैरानी भरी आवाज़ में, पर क्यों? तुम्हारा तो खुद का अपार्टमेंट है ना, तो फिर क्यों? वंश अपनी सीट बेल्ट खोलकर राहत के नज़दीक आ जाता है, जिससे राहत अपनी सीट से चिपक जाती है और बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगती है। इस समय वह बहुत ही क्यूट लग रही थी। वह किसी बिल्ली के बच्चे की तरह अपनी नीली आंखें बार बार झपक रही थी और वहीं उसकी नीली आंखों में वंश अपनी छवि देख रहा था। वंश अजीब मुस्कुराहट लिए, तुम्हें याद है ना मैं क्या कर रहा था तुम्हें? मैं वैसे भी, यू आर माई ड्रग कैंडी, मुझे रात में तुम्हारे बिना नींद नहीं आता है। सारी गलती तुम्हारी है, तुमने ही मुझे खुद की आदत बना लगा दी है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, समझी? कहते हुए वंश किसी मासूम बच्चे की तरह राहत को देखने लगता है, जैसे ही सारी गलती राहत की हो। वही वंश के चेहरे को देखकर राहत का मन कर रहा था कि वह अभी अपना सार फोड़ ले। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई कैसे उसकी पर्सनालिटी चेंज कर सकता है। कुछ देर पहले यही लड़का अपने खुद की फैमिली की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर आया है और उसके सामने एक मासूम सा बच्चा बन रहा है। वही राहत का चेहरा देखकर वंश उसके ओंठों पर अपने ओंठ रखकर उसे हल्का सा प्रेस करके उसे दूर हो जाता है। वही वंश के दूर होने से राहत भी कार से बाहर निकल जाती है, तो वंश अपनी कार वहाँ से ले जाता है। वही राहत कार को तब तक देखते हुए रहती है जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं होती है। जब उसके आंखों से कार ओझल हो जाती है तो एक गहरी सांस लेते। कभी इसे किसी का कॉल आ जाता तो वह कॉल अटेंड कर देते। सामने से, बेटा मैं तुम्हें 6 बजे मेरी कैंटीन में मिल जाऊंगा, तुम वहीं मुझे मिल जाना, फिर दोनों वहाँ चले जाएंगे। राहत वॉचमैन को देखती है जहाँ पर 4 बज चुके हैं, तो अपना सर हाँ में हिलाते, हाँ अंकल मैं आ जाऊँगा, पर टेंशन मत लो। राहत की बात सुनकर सामने वाला कुछ सोचते हुए, बेटा सोच लो, बहुत खतरा है इसमें, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी खतरे में चली जाओ। इस पर राहत गहरी सांस लेकर शांत आवाज़ में, अंकल मुझे सच्चाई जाननी है, मैं ऐसे तो पूरी ज़िंदगी नहीं रह सकती, वैसे जो भी होगा वह देखा जाएगा। इस पर सामने वाला कुछ नहीं कहता है। वह गहरी सांस लेकर, मैं तुम्हें जैसा कहा वैसा ही करना बेटा। इस पर राहत अपना हाँ में सर हिलाती है, हाँ आ जाऊंगी अंकल, आप इतना परेशान मत हो जाइए प्लीज़, कहती है। राहत कॉल को काट देती है। उसके कॉल कट करने के बाद वह अपने अपार्टमेंट में चली जाती। करीब लड़के के गेटअप में रेडी होकर वह खुद को मिरर में देखते हुए 10 बजे तक तो घर पर आ जाऊंगी, उसके बाद उस पागल के लिए खाना बनाऊंगी, वैसे भी क्या पता अगर खाना ना मिले तो वह पागल मुझे ना खा जाए, पता नहीं कब उससे अपना पीछा छुड़ा पाऊंगी। कहते हुए राहत अपने अपार्टमेंट से निकलती है।
राहत जब अपार्टमेंट से निकलती है तो रास्ते में उसे बहुत सारी लड़कियां देखने लगती हैं, क्योंकि राहत लड़के के गेटअप में लड़कियों के दिलों से खेल रही थी। उसे कैंटीन में खाते हुए बहुत सारी लड़कियां सिर्फ उसे देख ही रही थीं। वहाँ बहुत सारे कपल भी मौजूद थे, जहाँ पर वह अपने बॉयफ्रेंड से ज़्यादा हमारी मासूम राहत को देख ही रहे थे। पर राहत को यह सब बहुत ही अजीब लग रहा था। वह पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि शायद उसके चेहरे पर कुछ लगा हुआ है या उसका मेकअप कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। इस वजह से वह सब अपना मोबाइल निकालकर बार बार देखने की कोशिश कर रही थी। उसका मेकअप तो सही है ना, पर जब वह मोबाइल को खुद में देखती तो सब कुछ तो सही लगता है। तभी राहत के कंधा पर एक लड़की हाथ रखकर फ्लाइटली वे में हाय हैंडसम कहते हुए वह लड़की वहाँ से चली जाती है। वहीं उस लड़की के जाने के बाद अपने चेहरे को देखकर क्या कहा उस लड़की ने मुझे, मतलब मैं एक लड़का दिख रही हूँ। भगवान जी, बच गया, नहीं बच गई तो। कहते हुए राहत सभी लड़कियों को अपनी तरफ देखते हुए देखकर अपना सर नीचे झुकाकर खुद से पता नहीं यह सब सनकी पागल कैसे लड़कियों को संभालता होगा। उसकी तरफ भी ऐसे ही लड़कियां देखती होंगी ना, तो वह भी कैसे फील करता होगा। आज पता चला कि हैंडसम लड़कों की सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज कहीं पर भी जाए लड़कियां उन्हें देखती ही रहती हैं। पर मैं तो एक लड़की हूँ ना, फिर भी। कहते हुए राहत अजीबोगरीब मुंह बनाने लगती है। तभी एक लड़की जो कब से राहत को देख ही रही थी, उसका बॉयफ्रेंड वहां से गया ही था, तो राहत की तरफ आकर उसने कंधे पर हाथ रखकर एक चिट को अपने ओंठों पर रखकर उसे किस करके राहत के हाथों में रखकर उसके गानों में बेहद सेडेक्टिंग वॉइस में कॉल मी बडी एनी टाइम पेटिंग कहकर वहां से फ्लैटिंग किस देकर फिर से अपनी जगह पर बैठ जाती है। वही राहत जो अपने में ही थी, वह लड़की के ऐसे करने से पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उस लड़की ने उसे क्या कहा। इसी वजह से उस लड़की की तरफ देखने ही लगती है जो उसे पटाने की कोशिश कर रही है, जिसे देखकर राहत अपनी नज़रें फेर लेती है। राहत दूसरी तरफ देखकर अपने मन में, राहत बेटा आज तू गई, क्यों तू लड़का बनी, अभी लड़की बनी होती तो ही अच्छा होता। इन लड़कियों से तो पागल बच सकती थी। पता नहीं ये लड़कियां कितनी पागल हैं। हैंडसम लड़का देखा नहीं कि फ्लैटिंग स्टार्ट कर देती हैं। ऊपर से इन लड़कियों के पास उनका बॉयफ्रेंड भी है, फिर भी इसे के पास आने की ज़रूरत। फीमेल वेटर मुस्कराते हुए राहत की तरफ देखकर सर, इन फीमेल वेटर की आवाज़ सुनकर राहत अपने होश में आ जाती है। वह उसकी तरफ देखकर मुस्कराते हुए जी कहिए। वही फीमेल वेटर राहत की हैंडसमनेस को देखकर एक पल में ही देखती रह जाती है। वह जैसे तैसे खुद पर काबू करते हुए बड़े प्यार से ऑर्डर। उस फीमेल वेटर की बात पर राहत मेनू कार्ड ढूंढने लगती है, फिर जल्दी से एक कप ऑर्डर करती है। वही वह वेटर इतनी सॉफ्टली उससे बात कर रही थी जैसे कि अभी वह अपना बॉयफ्रेंड बना ही लेगी। वही राहत बस मासूम सी शक्ल लिए उसे देख रही थी, क्योंकि उसके अलावा उसे कुछ आता ही नहीं था। इसके जाने के बाद राहत किसी का कॉल आ जाता है राहत को। वह कॉलर आईडी पर आरिश का नाम मुस्करा देती है, तो उस कॉल अटेंड कर लेती है। तो सामने से आरिश, राहत है कहाँ तू, आज तो कॉलेज नहीं आई, कॉलेज भी नहीं आई, आखिर कहाँ है, मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हारे लिए। यह सुनकर राहत मुस्कुराते हुए, मैं ठीक हूँ, बस कुछ काम की वजह से बाहर थी। वह सब छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो और कॉलेज में क्या सिखा रहे थे। इस पर आरिश बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, तुम जानती हो फ्रेशर पार्टी है 2 दिन बाद और हमको शॉपिंग के लिए जाना है। मैं चाहती हूँ कि फ्रेशर पार्टी में हम दोनों चमकते रहें। इस पर राहत मुंह बनाते हुए, मुझे नहीं कॉलेज में चमकना है, मैं जैसे भी हूँ वैसे ही बहुत अच्छी हूँ। आरिश मुस्कुराते हुए मजाकिया भय अंदाज में, तुम पहले से ही बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें और खूबसूरत होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मुझे कौन देखेगा।
इस पर राहत कुछ नहीं कहती। कुछ देर बात करने के बाद कॉल को कट कर देती है। तभी उसकी नज़र सभी की तरफ जाती है जो बड़ी अजीब नज़रों से उसे ही देख रहे थे। राहत को अब समझ में आ गया कि वह लड़के के गेटअप में रहकर लड़कियां वाली बातें कर रही थी, जिसकी वजह से वह अपना सर नीचे कर लेती है। तभी कॉफ़ी भी आ चुकी है और राहत अकेले ही कॉफ़ी पी रही थी। इस समय उसने अपना मोबाइल निकाला हुआ था, क्योंकि सभी लड़कियों के ऐसे देखने से पूरी तरह अनकंफर्टेबल फील हो चुकी थी। ऊपर से 3 लड़कियों ने उसे अपना नंबर भी दे दिया था, जिससे उसे और भी अजीब लग रहा था। वह बस यहाँ से निकलना ही चाहते थे। तब तक एक शख्स उसके सामने वाली चेयर पर बैठकर मुस्कुराते हुए, कैसा लगा बेटा एक लड़का बनकर? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होगी। वैसे कितने नंबर मिले हैं तुम्हें? ऐसा कहता है। उस शख्स की आवाज़ सुनकर राहत अपना सर ऊपर करके बड़ी मासूम शक्ल बनाकर रोने की आवाज़ में, सच में कह रही हूँ, बहुत बुरा लग रहा है कि मैं लड़का ही क्यों बनी। अच्छा होता कि आपसे मिलने के बाद मैं लड़का बनती। अब यह गेटअप अपना मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग दे रहा है। ऊपर से ये लड़कियाँ, मतलब सच में कोई पागल ही है या कमी है? लड़कियाँ नंबर देकर फ्लाइंग देकर चली जाती हैं, वह भी इनके बॉयफ्रेंड होते हुए भी। ऐसा कोई करता है क्या? अच्छा हुआ मैं एक लड़की हूँ, अगर लड़का हो तो पता नहीं मुझे क्या क्या झेलना पड़ता। यह सुनकर सामने वाला शख्स मुस्कुराते हुए, बेटा यहाँ पर हर कोई आता है, यह नॉर्मल सी बात है, और हैंडसम लड़कों को तो आज एक रोज़ का ही होना है, बस तुम नई नई हो ना इसलिए। वैसे अगर तुम भी लड़का होती ना तो तुम्हें भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, क्योंकि वह कॉमन सी बात है। जहाँ खूबसूरती मिलती है वहाँ पर हर कोई आता है। राहत काफ़ी पीते हुए मुंह बनाकर, मतलब यहाँ पर खूबसूरती ही इम्पोर्टेंट है क्या? अगर कोई अच्छा ना मिले तो क्या कोई उससे प्यार नहीं करता? इस पर सामने वाला शख्स उसके बालों को सहलाते हुए, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल हम जिस काम के लिए आए हैं वह तो कर लो। जल्दी से कॉफ़ी कंप्लीट करो, फिर हम दोनों मेरी बाइक से वहाँ चले जाएंगे। पर याद रहे, तुम्हें कुछ भी करके लड़कियों की तरह एक भी बिहेव नहीं करना चाहिए। तुम्हें ऐसा दिखना है कि तुम प्ले बॉय हो। यह सुनकर राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मुंह खोल ले। प्ले बॉय? पर क्यों, एक नॉर्मल लड़का नहीं वहाँ जा सकता? अंकल राहत को समझाते हुए, देखो राहत, वहाँ पर जो भी जाता है वह एक अलग कैटेगरी का होता है। तुम्हें वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा। और एक बात, वहाँ पर तुम्हें तुम्हें रिहान करके बुला लूँगा। तुम्हारा नाम रिहान होगा, याद रखना, भूल मत जाना। इस पर राहत अपना सर हाँ में हिला देती है। वही अंकल भी उसे अपने साथ अपनी बाइक पर बैठाकर ले जाने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वह दोनों एक बड़े से बोर्ड के सामने खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर एक रेड लाइट एरिया लिखा हुआ था। इसे पढ़कर राहत को बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि उस गेट के अंदर बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई थी। उसे नज़र साफ साफ आ रही थी। उन सभी को देखकर राहत को बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। उन लड़कियों के कपड़े से लेकर उनके बोलने का तरीका उसे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था उन सभी की, क्योंकि वह दूर से ही वह देख ही रही थी कि कैसे वहाँ लड़कियाँ किसी लड़के को अपनी ओर खींच रही हैं। वैसे तो राहत हमारी मासूम है, उसके बारे में पता ही नहीं कि वह वहाँ पर क्या होता है। बस इसे इतनी ही पता है कि वहाँ पर कुछ बुरा काम होता है। अब क्या, या तो आगे जाकर ही उसे पता चलेगा। राहत गहरी सांस लेकर गेट के सामने खड़ी हो जाती है। वह सामने वाले शख्स की तरफ देखकर, अंकल मुझे समझ नहीं आता है, यहाँ पर इतनी सारी लड़कियाँ को क्या लाया जाता है? इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कम उम्र की हैं। फिर भी इस पर अंकल उसके बालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से, बेटा यहाँ पर कुछ मजबूरियों की वजह से आते हैं और किसी को यहाँ पर किडनैपिंग या खरीद कर लाया जाता है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी एक मानो तो बेहतर यही होगा कि तुम शांत रहो। हम जिस काम के लिए आए हैं वह काम होना चाहिए। अगर वह काम में कुछ भी गलती हो गई और तुम्हारी असलियत उनके सामने आ गई तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे यहाँ से लौट के ले जा पाऊँगा, समझी?
इस पर राहत अपना सिर हाँ में हिला देती है और दोनों ही अंदर की ओर चले जाते हैं। वहीं उन दोनों के जाने के बाद वहाँ पर एक बाइक आकर रुक जाती है। वह अंधेरे में छुपी हुई थी। अंधेरे से बाहर आकर पूरे ब्लैक ड्रेसअप में के साथ उनके पीछे पीछे एक साए की तरह चली जाती है। वही द्वारे जैसी ही अंदर जाती है तो वहाँ की लड़कियाँ उसे बुलाने लगती हैं, जिससे उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। पर अंकल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, जिसे न चाहते हुए भी राहत को कंपनी और स्माइल देनी पड़ती थी, वह उन सभी की तरफ फ्लैट स्माइलिंग दे रहे थे, जिसके बदले उसे बहुत ही अजीबोगरीब कम्प्लीमेंट सुनाई दे रहे थे, जिससे उसे पूरी तरह से इंटरेस्टिंग महसूस हो रहे थे। पर फिर भी वह उनके साथ ऐसे ही लगी रही थी, जिससे किसी को यह न लगे कि वह लड़की है। वह ऐसे सभी की तरफ देख रही थी, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर चली जाती है। वह गौर से उस लड़की को देखती है जो 19 साल की है। उसे देखकर राहत को बहुत ही बुरा लग रहा था। तभी उस लड़की के साइड में एक शख्स आकर बैठ जाता है, जिससे राहत को और भी बुरा लगता है। तभी उसके अंकल उसके कंधे पर हाथ रखकर, जिससे राहत की नज़र उस लड़की से हटकर सामने की ओर चली जाती है। राहत उस लड़की के साइड में से ही जा रही थी, तभी वह लड़की राहत की तरफ देखकर प्यारी सी मुस्कुराहट देती है, जिससे राहत भी उसे मुस्कुराने लगती। वह कुछ सोचकर उस लड़की की तरफ देखते हुए उसे हाथों से कुछ इशारा कर देती है, जिससे वह लड़की पहले तो हैरान हो जाती है, फिर बाद में अपना सर हाँ में हिला देती है। वही राहत के इशारे कोई देख नहीं पाता है सिवाय वह लड़की और राहत। वही राहत चारों तरफ देखती है, फिर एक गहरी सांस लेके पीछे पीछे अंकल के जाने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने देखा नहीं था, पर उस परछाई ने यह देख लिया था। उसके चेहरे पर भी एक अजीब मुस्कुराहट आ जाती है। वह उस लड़की को देखता है जिसकी आंखों में उसे उम्मीद दिख रही थी, जिसे देखकर वह सर हिला देता है और पीछे पीछे उन दोनों के चला जाता है। वही राहत और अंकल दोनों ही एक बड़े से विला के सामने खड़े हो जाते हैं। राहत को कुछ समझ नहीं आता है। वह उस अंकल की तरफ देखती है तो अंकल उसके कान में यही पर वो रहता है। इस पर आप अपना सर हाँ में हिला देती है। वही अंकल अपना मोबाइल निकाल कर कुछ टाइप करते हैं और फिर मोबाइल वैसे ही रख कर राहत को देखते हैं, जो पूरे विला को देख रही है। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे वह जल्दी ही छुपा लेती है। अंकल राहत को अपने साथ विला के अंदर ले जाता है। विला के अंदर जैसे ही वह राहत को जाती है, वैसे ही चारों तरफ के दरवाजे बंद हो जाते हैं और बहुत सारे आदमी वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। वही राहत यह सब हैरानी से देख रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। वह एक आदमी जिसकी उम्र करीब 40 की हो सकती है, वह सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और उसके साइड में 2 लड़कियाँ उसी के साथ आ रही थीं। वह आदमी सीधा बाहर की बड़ी सी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और उन 2 लड़कियाँ जो उसके साइड में खड़ी हो जाती हैं। वही राहत यह सब देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह चारों तरफ देखने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वह सामने वाला आदमी को देखती है जो बड़ी अजीब नज़रों से उसे ही देख रहा था। उसे ऐसे देखता पाकर राहत अंकल की तरफ देखती है, जो उन्हीं को ही शैतानी भरी मुस्कुराहट से के लिए देख रहा था। यह देखकर राहत पूरी तरह से हैरान हो जाती है। राहत हैरान भरी आवाज़ में, अंकल यह सब क्या है और यह सारे आदमी यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? कहते कहते राहत पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि उसे बहुत ही अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। फिर भी वह गहरी सांस लेकर अपने चेहरे पर शांत एक्सप्रेशन लाकर बड़ी मासूमियत से अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके सामने वाले आदमी को देखती है। उसे लगता है शायद यही होगा जो उसकी मदद कर सकता है। तभी इसी वजह से वह शांत आवाज़ में, क्या आप हैं जिसे मैं मिलने आई हूँ? इस पर वह आदमी जोर जोर से हंसते हुए, हाँ सही कहा लड़की, तो मुझसे ही मिलना आई है। आखिर तो यहाँ पर पूरी ज़िंदगी जो रहने वाली है। यह सुनकर ना समझते हुए, पूरी ज़िंदगी यहाँ पर क्यों? मुझे तो बस आपसे कुछ काम था, इसी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। इस पर वह आदमी बहुत ज़ोर से हंसते हुए, लगता है इस लड़की को तूने बताया नहीं कि तूने यहाँ पर इसे बेचने के लिए मुझे लाया है। अपना कर्ज मुझसे
फिट करने के लिए। यह सुनकर राहत हैरानी भरी आवाज़ में अंकल की तरफ देखकर, आपने तो कहा था कि यह मेरी मदद करेगा, पर आप मुझे इसके पास बेचने लाए हो। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? आप तो पापा के दोस्त। तभी राहत की बात बीच में काटते हुए अंकल मुस्कुराते हुए, दोस्त नहीं दुश्मन, तेरा बाप कृष्णा, जिससे मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी थी। जब तुझे मिला था मुझे लगा था तू शायद कृष्णा की बेटी है। जब तेरे बारे में पूरी डिटेल निकाली तब पता चला हॉस्पिटल में एक एडमिट था, उसी हॉस्पिटल में मुझे पता चला था कि तू कृष्णा की ही बेटी है। तो मैंने सोचा कि कृष्णा तो अब इस दुनिया में रहा नहीं तो क्यों ना उसकी बेटी का ही फ़ायदा उठा लिया जाए। वैसे भी बहुत कर्ज बढ़ चुका था मेरा, और मुझे कोई तो चाहिए था। देखो तुम मिल गई। अब एक अच्छी बच्ची की तरह यहाँ पर काम करती रहना और अंकल को कभी भूलना मत। कहते हुए वह अंकल जोर जोर से हंसने लगता है। यह सुनकर राहत के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसे अब अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह जमीन पर बैठ जाती है और रोते हुए, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, बेटी की उम्र की हूँ, पर मुझे कैसे बेच सकते हो? इस पर वह उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसके चेहरे को पास लाकर, बेटी तो नहीं होना चाहिए, वैसे भी अगर मेरी बेटी भी होती तो उसे भी मैं बेच देता। यह सुनकर राहत अपने बालों को छुड़ाते हुए उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मारती हुई, तुम सच में इंसान हो? इंसान कहने के लायक भी नहीं हो। तुम कैसे किसी की बेटी को यहाँ बेच सकते हो? छी, घिन आती है मुझे, ऐसा कहने लगती है। राहत के मारने से वो अंकल अपने गाल को सहलाने लगता है। उसके गालों पर वह थप्पड़ जोर से लगा था, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में राहत के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए उसके ही चेहरे को पकड़कर गुस्से भरी आवाज़ में, तुमने जो किया है ना, इसके बदले में तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ, पर मैंने तुझे बेचा है। अब तुम पर कोई मेरा हक नहीं रहा। इस थप्पड़ के बदले तुझे रोज रोज कोई ना कोई नोचता आएगा और पूरी जिंदगी तुझे ऐसे ही रहेगी, एक मिस्ट्री बनकर। इतना कहकर वो राहत को छोड़ देता है। तभी उसके कानों में उस आदमी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है जो उस लड़की पर हाथ उठा रहा है? पता है इसकी खूबसूरती का कितना पैसा मिलेगा मुझे? तुझे जो पैसा बोला है ना, उससे आधे पैसे तुझे दे दूंगा यार, ये निकाल। कहते हुए वो आदमी अपनी दोनों तरफ खड़ी लड़कियों की तरफ देखकर, जाओ इसे तैयार करो, आज रात यही हमारी महफिल में नाचेगी। बहुत खूबसूरत है साली, पैसे बहुत मिलेंगे इसके। वही राहत जमीन पर लेटी है, वह यह सुन रही थी। वह जैसे तैसे करके अपनी जगह से खड़ी होकर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। तभी एक बॉडीगार्ड उसके बालों को पकड़कर उसे जमीन पर फेंक देता है, जिससे राहत के सर पर चोट लग जाती है। वह बेहोश होने की कगार पे आने ही लगती है। वह आदमी अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर, साले काली, तेरी अकल क्या घुटनों में गई है? मारना चाहता है इस लड़की को? साले तेरी वजह से इस लड़की को इतनी चोट लग गई, अब क्या महफिल में तू नाचेगा? साला कुत्ता कमीना कहीं का, अगर यह लड़की बेहोश हो गई ना तो तुझे ही मैं लहंगा चोली पहनाकर सभी के सामने नचाऊंगा। माँ की औलाद, उठाकर लड़की को आराम से ले जा, ऐसा कहता है। तभी उन सभी के कानों में एक ठंडी आवाज़ जाती है, महफिल भी बनेगी और महफिल में नाचेगा भी तू। बहुत नाचने का शौक है ना तुझे? बिना कपड़ों के सबके सामने ना नचाता हूँ। यह आवाज़ सुनकर सभी इस तरफ देखने ही लगते हैं। वही राहत जो अपनी आधी खुली आंखों से यह सब देख रही थी, वह किसी काले साए को देखते देखते बेहोश हो जाती है। वह काला साया उसकी तरफ बढ़ने लगता है। आखिर क्या होने वाला था राहत के साथ? क्या राहत बच पाएगी इन दलालों से? कहीं डूब तो नहीं जाएगी? कौन है यह साया और क्या वह बचा पाएगा राहत को? आखिर क्या होने वाला है राहत के साथ? इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट अपलोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आपको उसकी जानकारी ज़रूर मिल जाएगी। धन्यवाद।